हिल का स्तंभकार बनना। एक वर्ष पश्चात वो फिलाडेल्फिया गए और वहां एक प्रकाशक एल्बर्ट एल पैल्टन से संपर्क किया। उनकी पांडुलिपियों को देखकर पैल्टन ने उन्हें खरीद लिया। इस प्रकार विश्व को उनका पहला प्रमुख प्रकाशन सफलता का सिद्धांत, द लॉ ऑफ सक्सेस मिला, जिसे बाद में 8 भागों में प्रकाशित किया गया और विश्व भर में वितरित किया गया। सफलता का सिद्धांत प्रकाशित होने के बाद हिल की ख्याति तीव्रता से फैलने लगी। उनकी अपनी पुस्तकों से होने वाली आय $25,000 प्रति माह के आंकड़े तक पहुंच गई और सालों साल उसी स्तर पर बनी रही। सफलता की चाह रखने वाले लोग उनकी पुस्तकों को अपने बेहतर भविष्य का मानचित्र समझने लगे। वे लगातार यात्राएं करते रहे, व्याख्यान देते रहे, शिक्षाएं देते रहे और लोगों को अपना दर्शन तथा विचार समझाते रहे। अंत में एक प्रख्यात प्रकाशक बर्नार्ड मैकफेडन ने उन्हें अपने दैनिक समाचार पत्र द डेली ग्राफिक के लिए प्रतिदिन स्तंभ लिखने के लिए राजी कर लिया। सफलता के नाम से लिखा जाने वाला यह स्तंभ उस प्रकाशन का मुख्य आकर्षण बन गया तथा 3 महीने की अवधि में इस समाचार पत्र की बिक्री संख्या 2 लाख तक पहुंच गई। बाद में यह अखबार बंद हो गया। मैकफेडन ने मजाक में कहा था कि हिल के स्तंभ के कारण अखबार की बिक्री विज्ञापन स्थान की बिक्री से कहीं आगे निकल गई थी। वस्तुतः कहा यह जा रहा था कि प्रकाशक के साथ कुछ गलतफहमी होने के कारण न्यूयॉर्क सिटी के व्यापारियों ने मैकफेडन के अखबार का बहिष्कार कर दिया था और उन्हें कोई भी विज्ञापन देने से इनकार कर दिया था। हिल के लिए इससे भी बड़ी सेवा का अवसर आ गया था जब उनके संरक्षक जेनिंग्स रैंडोल्फ कांग्रेस में चुन लिए गए। रैंडोल्फ 1922 में हिल से तब मिले थे जब उन्होंने पश्चिम वर्जीनिया के सालेम कॉलेज के विद्यार्थियों को स्नातक शुरू करने के पहले संबोधित किया था। बाद में कैपिटल एयरलाइंस के प्रेसिडेंट के सहायक के रूप में कार्य करने वाले रैंडोल्फ अपनी युवावस्था से ही हिल के शिष्य रहे थे। सफलता का सिद्धांत पुस्तक उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई और वे बदले में अपने कौशल को विस्तार देने के लिए हिल की मदद करना चाहते थे। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव तथा इनके प्रयासों से हिल 1933 में फिर व्हाइट हाउस आ गए। द डिप्रेशन शुरू हो गया था और हिल का अधिकांश कार्य NRA को प्रचारित करने के लिए समर्पित था तथा सरकार में पुनः विश्वास स्थापित करने के सुनियोजित प्रयास थे। इसी अवधि के दौरान उन्होंने इस विचार को आकार दिया कि सिर्फ डर ही वो तत्व है जिससे हमें डरना चाहिए। लाखों लोगों ने सफलता के नियम जाने। जैसे ही संकट की चरम अवस्था बीती, हिल पुनः लेखन तथा राष्ट्र के एक प्रमुख मंच से अपने दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए लौट आए। 1937 तक उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पूर्ण कर ली। अब तक प्रकाशित सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली तथा लाभ देने वाली पुस्तकों में से एक। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कई अन्य देशों में 60 लाख से अधिक लोगों ने इसे पढ़ा है। हिल ने हिसाब लगाया कि इसके प्रकाशन से अब तक की अवधि में इस पुस्तक ने लगभग $2 करोड़ 30 लाख की आय अर्जित की। हिल ने फ्लोरिडा में एक संपत्ति खरीदी और सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनके पास विचारों का भंडार था। उन्हें एकांतवास की अत्यधिक आवश्यकता थी। 1940 तक वे निष्क्रिय रहे। फिर वे अपने कार्य की ओर लौटे, जिसने उनके जीवन को एक अर्थ प्रदान किया। उन्होंने सफलता के दर्शन को आगे बढ़ाया, जो उनके अथक अनुसंधानों की उपज था। जिन परिस्थितियों के कारण वे लोग गतिविधियों की ओर लौटे थे, वे अत्यंत विशिष्ट थी। वे याद करते हुए कहते हैं, मेरे एक छात्र मार्क बुडिंग ने हाल ही में अटलांटा जॉर्जिया में एक रेस्तरां खोला और मुझे पता चला है कि वो आर्थिक कठिनाई में है। मैं वो समय कभी नहीं भूल सकता जब कई बार मेरे दोस्त मुझे मुसीबत के समय उबारने के लिए आगे आए थे। इसलिए मैं तुरंत हवाई जहाज से अटलांटा पहुंचा और ये देखने की कोशिश की कि मैं किस तरह उसकी सहायता कर सकता हूं। हिल ने रात्रि भोज के लिए आने वाले लोगों को सफलता पर व्याख्यान देकर अपने मित्र को मुसीबत से उबारा था। उनके डिनर की कीमत ही उनका प्रवेश शुल्क होता था। जैसे जैसे हिल के व्याख्यानों का एक एक शब्द प्रसारित हुआ,
रेस्तरां व्यवसाय ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इन्हीं व्याख्यानों के दौरान उनकी मुलाकात साउथ कैरोलिना के क्लिंटन स्थित प्रेस्बिटेरियन कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर विलियम पी जेकब्स से हुई। कॉलेज के उस प्रेसिडेंट ने, जिसके पास अन्य कई कामों के साथ साथ एक बड़ा छापाखाना भी था, हिल से गुजारिश की कि वे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के दर्शन को पुनः लिपिबद्ध करें और प्रस्ताव रखा कि वे उसका एक नया संस्करण प्रकाशित करेंगे। जनवरी 1941 के पहले दिन से ही हिल ने एंड्रयू कार्नेगी के साथ हुई बैठकों में आशुलिपि में लिखी गई सारी टिप्पणियों को लिपिबद्ध करना आरंभ कर दिया, जो वर्ष के अंत तक पर्ल हार्बर के ठीक एक दिन पहले समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप उनकी 16 खंडों वाली कृति मेंटल डायनामाइट प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण सामने आने के बाद युद्ध के कारण उत्पन्न हुई कागज की समस्या के कारण इस परियोजना पर विराम लग गया। फिर भी हिल इस कृति के प्रकाशन को अंजाम देने वाली घटनाओं की श्रृंखला पर बड़ा गौरवान्वित अनुभव करते हैं। वे कहते हैं, ये बात हमें किसी की सहायता करने के महत्व और मूल्य की ओर संकेत करती है, अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक करने से उत्पन्न हुई शक्ति के बारे में। मुझे अपने मित्र वुडिंग के रेस्तरां को सफल बनाने के लिए कोई सहायता नहीं करनी थी, लेकिन चूंकि मैंने की तो उससे उत्पन्न हुए लाभ की फसल को मैंने भी काटा।